Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स गुडूची, जो बना है 100% गुडूची एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स गुडूची का कहना है कि ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। मनदीप पालमपुर के रहने वाले हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 4 साल है। अब मनदीप बताते हैं कि जैसे जैसे उसका विकास हो रहा था, उन्हें और उनकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बेहद कमजोर हैं। वो ना ठीक से खड़ा हो पाता था, ना चल पाता था। अब जब उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके बेटे को रिकेट्स नाम की कंडीशन है। इसमें बच्चों की हड्डियां बेहद कमजोर हो जाती हैं, बहुत नरम होती हैं और कुछ समय बाद टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उनके बेटे का इलाज भी चला पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ समय पहले डॉक्टर्स ने उन्हें अपने बेटे की सर्जरी करवाने की सलाह दी है। मनदीप जानना चाहते हैं कि क्या रिकेट्स का कोई और इलाज उपलब्ध है। वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर रिकेट्स के बारे में बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इलाज क्या है, ये सब डॉक्टर से पूछकर बताएं। अब अगस्त के महीने में एनडीटीवी में एक रिपोर्ट छपी थी। उसके मुताबिक रिकेट्स के केसेस इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में स्थित द इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर यानी कि ISIC का कहना है कि उन्हें पिछले साल से हर महीने लगभग 12 रिकेट्स के केसेस आ रहे हैं। अब इन बच्चों की उम्र 2 से 12 साल के बीच की है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिकेट्स क्या होता है और आप अपने बच्चे को इससे कैसे बचा सकते हैं। रिकेट्स एक ऐसी तकलीफ है जो कि बच्चों में विटामिन डी की कमी के वजह से होती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर और नरम रह जाती है और ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। विटामिन डी हमारे शरीर में 2 तरह से मिलता है। एक है सूर्य प्रकाश, जो कि उसका मेन सोर्स है। दूसरा है फूड। सूर्य प्रकाश में जो अल्ट्रावायोलेट किरणें होती है वो हमारे शरीर में जाके स्किन के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है और वो विटामिन डी आगे जाके हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती है और उनका ग्रोथ नॉर्मल तरीके से हो पाता है। अगर किसी भी कारण से विटामिन डी शरीर में ज़रूरी मात्रा में नहीं मिलता है तो कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन ठीक तरह से ना होने के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और कुछ समय बाद वो टेढ़ी हो जाती है, जिसको रिकेट्स कहते हैं। ज़्यादातर 6 महीने से 4 साल के बच्चों में रिकेट्स ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे मुख्य कारण है प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर ना मिलना, क्योंकि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। तो अगर किसी भी कारण से बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है, जैसे कि वो बाहर ठीक तरह से खेलता नहीं है और ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है, तो सनलाइट कम मिलने की वजह से उसके शरीर में जो ज़रूरी विटामिन डी है वो बन नहीं पाता है और कुछ समय बाद विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो कि आगे जाके रिकेट्स में डेवलप होती है। दूसरा है फूड। अगर बच्चे को लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए और बाहर से कोई सप्लीमेंट ना दिया जाए तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो पूरी नहीं कर पाता है। और वैसे भी ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी की कमी ही होती है, जिसके कारण अगर लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड करवाया जाए तो वो बच्चे को विटामिन डी की कमी हो सकती है। तीसरा है पेट, लीवर या किडनी की कोई बीमारी जो कि लंबे टाइम से हो, तो उसकी वजह से विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है और उसके कारण भी रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स का जो मुख्य लक्षण है वो है हड्डियों और मांसपेशियों का विकास ठीक तरह से ना हो पाना। नॉर्मल बच्चे की तुलना में जिस बच्चे को रिकेट्स है या विटामिन डी की कमी है, उसमें जो डेवलपमेंट है यानी कि बैठना, खड़े रहना, चलना या दौड़ना, वो ठीक तरह से हो नहीं पाता और डिले हो जाता है। वो बच्चा जल्दी सीख नहीं पाता है। दूसरा है बच्चे की जो हड्डियां होती है और जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और मेनली वो रिस्ट और नी जॉइंट में देखने को मिलता है। तीसरा जो शरीर की लंबी हड्डियां होती है वो नरम होने के कारण कुछ टाइम बाद टेढ़ी हो जाती है और वो ज़्यादातर घुटने के अराउंड देखने को मिलता है, जिसको हम बो लेग्स या नॉक नीज कहते हैं। चौथा जो अपना स्कल बोन होता है
जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, वो एकदम नरम हो जाती है और वो आगे की साइड सूज जाती है। छाती की जो हड्डियाँ होती है वो भी विटामिन डी के कारण नरम हो जाती है और उसके अराउंड भी सूजन आ जाती है। रिकेट्स वाले बच्चों में जो दांत है उसका डेवलपमेंट भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ज़रूरी मात्रा में विटामिन डी मिलता रहे। विटामिन डी का मेन सोर्स सनलाइट है, तो हर रोज़ अगर 20 से 30 मिनट बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाए तो उसके लिए ज़रूरी जो विटामिन डी होता है वो उसके शरीर में प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए एडवाइजेबल यही है कि रोज़ सुबह कम कपड़ों में बच्चे को 20 से 30 मिनट सनलाइट एक्सपोजर करवाया जाए। डार्क स्किन वाले बच्चों में ये टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि डार्क स्किन में मेलेनिन होने के कारण जो अल्ट्रावायोलेट रेस होती है वो स्किन में ठीक तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। दूसरा है विटामिन रिच फूड। जब बच्चा 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्स लेना चालू करता है तो उसको ऐसे फूड देने चाहिए जिसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि विटामिन डी से फोर्टिफाइड मिल्क हो, जूस हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो और फिश ऑयल हो। फिश ऑयल में विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये सब सप्लीमेंट्स ठीक मात्रा में देने के कारण बच्चे को विटामिन डी की कमी नहीं होती है और रिकेट से बचा जा सकता है। जिन बच्चों में रिकेट्स का डायग्नोसिस होता है उनमें डॉक्टर्स विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चे में विटामिन डी की कमी कितनी है उसकी उम्र और उसके वजन के हिसाब से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का डोज और ड्यूरेशन तय होता है। जैसे जैसे बच्चे में रिकवरी आती है वैसे वैसे विटामिन डी सप्लीमेंट्स का डोज और ड्यूरेशन दोनों कम किया जाता है। जनरली 3 महीने से लेके 6 महीने तक विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है और जब रिकवरी आ जाती है तो वो सप्लीमेंट्स बंद कर देते हैं। बहुत ही कम केस में जिसमें हड्डियों की डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने के बाद भी अगर डिफॉर्मिटी ठीक नहीं हो रही है तो वैसे बहुत ही कम केस में बच्चे में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लगातार बढ़ते रिकेट्स के केसेस के पीछे एक बड़ी वजह है कोविड काल। कोविड और लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर से ज्यादा निकल नहीं पाए हैं, बाहर जाकर वो खेल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिलती, क्योंकि रिकेट्स होने की सबसे बड़ी वजह तो विटामिन डी की कमी है और धूप में बिल्कुल ना रह पाने के कारण उन्हें वो विटामिन डी नहीं मिल रहा है। इसलिए रिकेट्स के केसेस में बढ़त आई है। पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें कि एक सेफ स्पेस में मास्क लगाकर वो अपने बच्चों को थोड़ी देर धूप में जरूर भेजें, क्योंकि धूप मिलना बेहद जरूरी है। साथ ही खाने में वो ऐसी चीजें दें जिनसे उनके शरीर में विटामिन डी थोड़ा पहुंचे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या ठंड के मौसम में भी आपके हाथ पैरों में पसीना आता है? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे सेगमेंट तन की बात में। पसीना शब्द सुनते ही दिमाग में आती है गर्मियां, चिलचिलाती धूप और पसीना। ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन समझा जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ठंड के मौसम में हाथ पैरों में पसीना आता है। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा एक कंडीशन के कारण होता है जिसका नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर तारिक ने। बहुत ज्यादा पसीना आने की अवस्था को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कारण है कि हाइपरहाइड्रोसिस जेनेटिक हो, आपके जीन्स या शरीर की बनावट ऐसी है। किसी के शरीर में पसीने की ग्रंथि ज्यादा हो तो भी हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। अब ये किसी बीमारी के कारण नहीं होता है। दूसरी अवस्था, ज्यादा पसीना आना एक लक्षण होता है और उसके पीछे कोई दूसरी बीमारी छुपी होती है, जैसे थायराइड, डायबिटीज, हार्ट की नलियां ब्लॉक हो जाएं या फिर मेनोपॉज। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको पसीना किस कारण से आ रहा है। अगर जेनेटिक है तो सामान्य बात है, पर अगर ये किसी कारण से हो रहा है जैसे थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेनोपॉज, तो उस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर चेकअप करके देखेंगे कि आपको अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर किसी बीमारी के कारण ऐसा है तो सबसे पहले तो उस बीमारी का इलाज किया जाएगा। बीमारी ठीक होने के बाद पसीना आने की जो ज्यादा दिक्कत आपको हो रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब अगर ये समस्या बहुत ज्यादा है तो इसका कॉस्मेटिक इलाज भी है। इसमें वेव्स द्वारा
पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उनको खत्म कर दिया जाता है। कभी कभी इसमें सर्जरी भी की जाती है, जैसे अगर किसी को बगलों में ज्यादा पसीना आता है तो उसके लिए एक छोटी सी सर्जरी होती है। यह सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जन्स करते हैं। सर्जरी से पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज हम बात करेंगे अमरूद खाने के फायदों के बारे में और जानेंगे कि क्या ठंड में अमरूद नहीं खाना चाहिए। अमरूद सिर्फ अपने लाजवाब स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए भी जाना जाता है। अमरूद इतना ज्यादा खास क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें बताया क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति ने। दीप्ति बताती है कि अमरूद में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ ही कई बीमारियां जैसे कि ओवरवेट होना, डायबिटीज होना, इन सारी चीजों से बचाव कर सकता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करता है। इसके अलावा अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। इस अमरूद में पॉलीफेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क घटाने में मददगार साबित होते हैं। अमरूद में पाए जाने वाले यही कंपाउंड इसे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण भी देते हैं। अब सवाल यह है कि ठंड के मौसम में क्या अमरूद नहीं खाना चाहिए। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि अगर आपको कफ वगैरह की दिक्कत नहीं है तो आप अमरूद खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी है तो उस दौरान अमरूद खाने से बचना बेहतर होगा। वहीं आमतौर पर रात में भी अमरूद खाने को मना किया जाता है। दीप्ति बताती है इसका मुख्य कारण है हाई फाइबर जो लोगों में गैस कर सकता है। अमृता मिश्रा कहती है कि रात के बजाय अगर हम दोपहर में खाने के बाद अमरूद खाते हैं तो ये डाइजेस्टेबल होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।